अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है? जब दो देशों के बीच में वस्तु और सेवाओं का आयात निर्यात होता है, उसको हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अंतर क्षेत्रीय व्यापार का ही एक रूप होता है, बस सीमा का फर्क होता है। लेकिन अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में अलग अलग सिद्धांत दिए हैं। उन्हीं अर्थशास्त्रियों में प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट थे प्रोफेसर एडम स्मिथ का सिद्धांत और प्रोफेसर रिकार्डो का सिद्धांत। दोनों ने ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को किस तरह से किया जाता है, किस तरह से किया जाना चाहिए, उसके क्या महत्व है, कौन कौन सी मान्यताएं हैं, इस चीज के बारे में अब बताया। और ये दोनों ही हमारे इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन के लिए जरूरी है कि एडम स्मिथ ने जो मुक्त व्यापार सिद्धांत प्रतिपादित किया था और रिकॉर्ड ने जो तुलनात्मक व्यापार सिद्धांत प्रतिपादित किया था, उसके बारे में है क्या, दोनों सिद्धांत क्या बताता है, दोनों सिद्धांत में कौन कौन सी बातें हैं, आज की इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा। इन दोनों ही प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के सिद्धांत की व्याख्या करेंगे, ठीक है। और जरूरी है हमें कि इसकी वजह है, क्योंकि अगर हम इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन करते हैं तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो ध्यान में रखिएगा, जब भी हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत की बात करते हैं तो दो लोगों का नाम सबसे पहले आता है, प्रोफेसर एडम स्मिथ और प्रोफेसर रिकार्डो। एडम स्मिथ का सिद्धांत था निरपेक्ष लागत लाभ सिद्धांत और रिकार्डो का सिद्धांत है तुलनात्मक लागत सिद्धांत। निरपेक्ष लागत लाभ सिद्धांत को मुक्त व्यापार सिद्धांत के नाम से जाना जाता है और ये तुलनात्मक व्यापार सिद्धांत के नाम से इसको भी जाना जाता है। इसी चीज को हम अलग अलग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम एडम स्मिथ के व्यापार का सिद्धांत। एडम स्मिथ ने ये सिद्धांत का प्रतिपादित किया था और उन्होंने कहा कि ये विश्व में जो व्यापार है वो स्वतंत्र होना चाहिए। उन्होंने कहा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में देशों की सरकार का, देशों की गवर्नमेंट का बिल्कुल भी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। व्यापार को मुक्त छोड़ देना चाहिए ताकि व्यापार जो है कम लागत पर, न्यूनतम लागत पर नियंत्रण के माध्यम से व्यापार को बढ़ाया जा सके। तो मुक्त व्यापार सिद्धांत के बारे में उन्होंने बताया था और उन्होंने कहा कि यहाँ पर सरकारी हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसीलिए इसको जो है अहस्तक्षेप नीति यानी लेजिस फेयर के नाम से जाना जाता है कि अगर आपको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में संतुलित परिणाम प्राप्त करना है तो उसको सरकारी नियंत्रण से बाहर ही रखना पड़ेगा। और स्पष्ट किया कि ये व्यापार इस बात पर डिपेंड करता है कि किस देश में न्यूनतम लागत पर वस्तुओं का उत्पादन होता है। जिस देश में वस्तुओं का उत्पादन कम से कम लागत में होता है, वो देश उस वस्तु का उत्पादन करता है और सामने वाला देश उससे आयात करता है, क्योंकि उससे उसको लाभ प्राप्त होता है। तो वस्तु और सेवा का उत्पादन और व्यापार इस बात पर निर्भर करता है कि उक्त देश में उस वस्तुओं की निर्माण की लागत क्या है। जहां वस्तुओं की निर्माण की लागत कम होगी वहां उत्पादन होगा और दूसरा देश उससे आयात करेगा, सामने वाला देश निर्यात करेगा। इस प्रकार से आयात निर्यात चलता है अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसर एडम स्मिथ। अब एडम स्मिथ ने इसमें श्रम विभाजन की विचारधारा के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि श्रम विभाजन के महत्व को प्रतिपादित करने का बताया कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन के कारण ही विदेशी व्यापार को लाभ प्राप्त होता है। उन्होंने कहा प्रत्येक देश में जो श्रम है, वो श्रम का जो लागत है, श्रम का जो किराया है, श्रम का जो प्रतिफल है, वो अलग अलग होता है। तो दो देशों में व्यापार लाभ तभी होगा जब उनमें से प्रत्येक देश उस वस्तु का उत्पादन की विशेषज्ञता का सहारा लिया जाए जो कार्य क्षमता में वृद्धि होती है और उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। मतलब प्रत्येक देश उस वस्तु का उत्पादन करेगा जहां पर उनके जो श्रमिक है उनको अंदर उस वस्तु के उत्पादन करने की विशेषज्ञता होगी, कम लागत पर उत्पादन होगा और वही उत्पादन आगे बढ़ा सकता है। इसलिए उन्होंने श्रम विभाजन का मतलब जहां पर श्रम की विशेषज्ञता जिस वस्तु के लिए ज्यादा होगी वहीं पर वस्तु का उत्पादन कम से कम लागत पर किया जा सकता है। और अगर कोई देश वस्तु को कम लागत पर उत्पादन कर सकता है तो दूसरे देश के लिए लाभदायक ही होगा कि वो उस वस्तु का उत्पादन ना करके सामने वाले से उसको आयात करे। उन्होंने कहा कि दो देश, मान लो हम बात करते हैं यूएसए में और भारत की बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसर एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने क्लियर कहा है कि अगर भारत में कपड़ों का उत्पादन न्यूनतम लागत के माध्यम से होता है, न्यूनतम लागत में होता है क्योंकि यहाँ पर श्रमिक सस्ते हैं, यहाँ पर कच्चा माल सस्ता है, तो यूएसए को उत्पादन ना करके यूएसए को यहाँ से क्या करना चाहिए, आयात करना चाहिए। ऐसे में इंडिया इसको निर्यात करेगा, यूएसए के लिए आयात हो जाएगा। वहीं पर यूएसए में जो है इलेक्ट्रॉनिक सामान का उत्पादन कम से कम दामों पे होता है, तो इंडिया को यहाँ से आयात करना चाहिए और इसमें किसी प्रकार का कंट्रोल नहीं होना चाहिए और इसी के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार चलता है।
अब एडम स्मिथ ने निरपेक्ष लाभ के बारे में बताया कि ये हो गया निरपेक्ष लाभ का मतलब होता है दो देशों की जब व्यापार उस स्थिति में होता है जब उनमें से एक देश एक वस्तु के उत्पादन में निरपेक्ष लाभ हो और दूसरे देश को दूसरी वस्तु के उत्पादन, मतलब दो देशों में दो वस्तुएं अलग अलग, जहां पर एक वस्तु के उत्पादन की लागत कम होती है तो उसको लाभ की प्राप्ति होगी और सामने वाला उसको इंपोर्ट करेगा। इस प्रकार से दोनों देशों के बीच में आदान प्रदान बढ़ सकता है और निरपेक्ष लागत में वृद्धि हो सकती है। निरपेक्ष लाभ का अभिप्राय होता है एक देश की दो वस्तुओं में से एक वस्तु का उत्पादन दूसरे की तुलना में कम लागत पर होना। ठीक है। अब एडम स्मिथ की मान्यता क्या है कि उत्पादन एक साधन मात्र श्रम है। एक देश की सीमाओं के अंतर्गत श्रम पूर्णतः गतिशील होता है, परंतु दो देशों के बीच में ऐसा नहीं हो पाता। एडम स्मिथ ने दो देशों में दो वस्तुओं की सरलतम मॉडल को अपनाया कि दो देशों में किस प्रकार से, लेकिन बाद में इसकी कई सारी आलोचना हुई है कि आलोचना क्या होगी कि ये वास्तव में व्यावहारिक नहीं है, स्पष्ट और विश्वसनीय नहीं है। क्यों? क्योंकि इस बात का ये मान्यता पर आधारित है कि ये जो है निरपेक्ष लाभ के द्वारा ही व्यापार होता है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। श्रम दो देशों के बीच में कैसे कह सकते हैं कि एक देश में जो चीज सस्ती होगी वही उत्पादन करेगा, दूसरा देश को आयात करेगा, ऐसा वास्तविक रूप में पॉसिबल नहीं होता है कि दो, ऐसा क्या कह सकते हैं कि वैसे तो एक देश में वस्तु का उत्पादन सस्ता हो रहा है, दूसरे देश में वही वस्तु का उत्पादन वो भी सस्ता हो रहा है, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसे होगा। तो वास्तव में ये सिद्धांत कहीं ना कहीं आलोचनात्मक का शिकार हो जाता है और इसी चीज को प्रोफेसर डेविड रिकार्डो ने अपनी बुक प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी में जो है बताया और इस सिद्धांत को 1817 में अपनी बुक में 19 में तुलनात्मक लागत सिद्धांत को प्रतिपादित करके दूर किया कि जो भी कमियां एडम स्मिथ के सिद्धांत में रह गई थी उन्होंने प्रोफेसर रिकार्डो ने अपनी जो सिद्धांत है उसकी प्रतिपादित करके दूर किया। तो अब बात करते हैं रिकार्डो का तुलनात्मक लागत सिद्धांत। तुलनात्मक की तुलना करेंगे कि किस देश में वस्तुओं का उत्पादन की लागत कम आती है, यहाँ पर वास्तविक लागत की बात की जाती है। तो एडम स्मिथ ने जो प्रतिपादित किया निरपेक्ष लागत और लाभ सिद्धांत, ये अपूर्ण थी क्योंकि उन्होंने केवल श्रम की बात, उन्होंने कहा उत्पादन का एक ही है श्रम, लेकिन श्रम के अलावा भी उत्पादन के बहुत सारे कारक होते हैं। उसमें जो भी कमियां थी रिकार्डो ने तुलनात्मक लागत सिद्धांत के माध्यम से दूर करने की कोशिश किया। स्मिथ मानते थे दो देशों के बीच में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तभी होता है जब दो देशों में एक वस्तु की उत्पादन की लाभ हो, एक वस्तु का उत्पादन होता है और एक देश में लागत होगा, दूसरे देश को निरपेक्ष लाभ की प्राप्ति होगा। लेकिन डेविड रिकार्डो ने ये इससे जो परेशानी पैदा हो रही थी उसको दूर किया और रिकार्डो ने कहा कि जब दो देश वस्तुओं का उत्पादन सापेक्ष रूप से विभिन्न श्रम लागत के आधार पर करते हैं तो यह प्रत्येक देश के लिए लाभदायक होगा कि वो उन वस्तुओं का उत्पादन विशिष्टीकरण करे जिसकी लागत सापेक्ष रूप से न्यूनतम हो। तो उन्होंने कहा कि किसी एक देश को अपने यहाँ पर उस वस्तु का उत्पादन करना चाहिए जिसकी उत्पादन लागत उस देश में क्या हो, न्यूनतम हो। क्यों? क्योंकि मान लो आप अपने देश में किसी वस्तु को उत्पादन करने के लिए 100 रुपए खर्च कर रहे हो, वहीं दूसरा देश उस देश की वस्तु के उत्पादन के लिए 50 रुपए खर्च कर रहा है और वो आपको 60 रुपए में बेच रहा है, तो अपने यहाँ पर उत्पादन करने से बेटर है तो दूसरे यहाँ से आयात कर लो। इसलिए तुलनात्मक लागत देखो उत्पादन की कितनी करी। अगर आपके यहाँ पर किसी वस्तु की उत्पादन लागत कम है तो आप उसका उत्पादन करो, अदरवाइज उसको दूसरे देश से इंपोर्ट करो और जिस चीज का अपने यहाँ पर ज्यादा उत्पादन हो उसको उस देश को बेचो जिस देश में उत्पादन लागत अधिक है। इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ती चली जाती है और इस प्रकार से श्रम विभाजन भी बहुत अच्छा चला जाता है। रिकार्डो की मान्यता है दो देशों में मूल्यों की प्रवृत्ति समान होने की नहीं होती है। दोनों देश में वस्तु और सेवाओं की, श्रमिकों की, साधनों की जो मूल्य होती है, वैल्यू अलग अलग होती है। ऐसे में किसी देश में उत्पादन लागत ज्यादा हो जाता है, किसी देश में कम हो जाता है। तो यहाँ पर तुलना करनी पड़ती है कि दो देशों में किस प्रकार से वस्तु का उत्पादन चल रहा है। इसके लिए उन्होंने कुछ मान्यताएं बताई कि व्यापार करने वाले दो देश होते हैं, दो देशों में विनिमय होना चाहिए, दोनों ही देशों में दोनों ही वस्तु का उत्पादन किया जा सकता है, लेकिन एक देश में उत्पादन लागत ज्यादा होती है, दूसरे देश में कम होती है। श्रम ही उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण एवं उत्पादक साधन है, अन्य साधनों की लागत को श्रम में समाहित मान लिया जाता है। दोनों देशों में वस्तु विनिमय होता है और विनिमय में मुद्रा का प्रयोग दो देशों में वस्तुओं के माध्यम से उत्पादन है। एक वस्तु भेजेगा, दूसरा वस्तु यहाँ पर आएगा। यहाँ पर बार्टर सिस्टम को उन्होंने
जो है ज्यादा महत्व दिया। यह भी इस सिद्धांत की मान्यता है कि दो देशों में उत्पादन के साधनों की पूर्ण रोजगार प्राप्त होता है। यह सिद्धांत मानकर चलता है कि दोनों देशों में स्थिर लागत अनुपात के अंतर्गत उत्पादन होता है। तो इसके अलावा बहुत सारी यहाँ पर मान्यता है, बेसिकली ये मान के चला जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये मान के चलते हैं कि यहाँ पर श्रम और श्रम के अंदर बाकी सारी लागत, मतलब जिस देश में उत्पादन की लागत कम होती है वो उस वस्तु को उत्पादन करेगा, दूसरा देश उस वस्तु का उत्पादन करेगा जहां पर, तो दोनों आपस में वस्तुओं का एक्सचेंज कर लेंगे। इस प्रकार से दोनों देशों के बीच में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ता चला जाता है। इसके अंतर्गत तुलनात्मक लागत सिद्धांत के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इसलिए होता है क्योंकि विभिन्न देशों को विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन में अलग अलग लाभ होता है, और इसलिए होता है क्योंकि हर एक देश में साधनों का महत्व अलग होता है, जैसे अनुकूल जलवायु, उपयुक्त भूमि, कच्चा माल की प्रचुरता, तकनीकी प्रकृति के कारण प्रत्येक देश में अलग अलग लाभ होते हैं। कहीं पर तकनीक बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है तो वहाँ पर प्रोडक्शन कॉस्ट कम होता है, जहाँ पर कच्चा माल बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पर उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम होती है। तो वो देश आप जहाँ उसकी लागत कम होती है उस वस्तु को उत्पादन करता है। ठीक है, तो दो व्यक्ति है, अब जैसे मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया कि भारत में जो है कपड़ों का उत्पादन सस्ता होता है क्योंकि यहाँ पर श्रम की लागत, कच्चे माल की लागत, यहाँ पर कपड़े की लागत, तो भारत जो है कपड़ा जो है यूएसए को बेचता है और यूएसए से हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक सामान होता है। इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार चलता है। ठीक है, अब तुलनात्मक लागत के लिए बारे में बहुत सारे आलोचनात्मक मूल्यांकन किया गया है कि श्रम सिद्धांत की मान्यता दोषपूर्ण है। श्रम के अंतर्गत सब कुछ समाहित किया गया है, जो कि वास्तव में ऐसा नहीं होता है। हर साधन का रेट हर देश में अलग अलग हो सकता है। श्रमिकों की समरूपता पॉसिबल ही नहीं है। उत्पादन क्षमता नियम की मान्यता अव्यावहारिक होती है। परिवहन व्यय की उपेक्षा की गई क्योंकि आने जाने, ट्रांसपोर्ट, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट टैक्स वगैरह होता है, इन सब के बारे में नहीं बताया गया है। दो से अधिक देशों के ऊपर ये लागू नहीं होता, जबकि व्यापार कई देशों के बीच में एक साथ हो सकता है। उत्पादन के साधनों की गतिशीलता की मान्यता अव्यावहारिक है। साधनों की गतिशीलता कहीं होती है कहीं नहीं होती है। मांग की दशाओं की उपेक्षा की गई, जबकि हर देश में वस्तु और सेवाओं की मांग अलग अलग होती है। जरूरी नहीं कि आपके यहाँ पर जो उत्पादन ज़्यादा हो रहा है उस देश की में उस चीज़ की मांग होगी, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। लोचपूर्ण बाजार और स्थिर कीमतों को संदेहपूर्ण कल्पना की गई है। पूर्ण रोजगार की मान्यता नहीं होती। कई सारी चीजें होती हैं जहां पर इस सिद्धांत में खरा नहीं उतरता है। और सबसे इंपॉर्टेंट तो बात यह है कि तुलनात्मक लागत सिद्धांत विकासशील या अविकसित देशों पर पूरी तरीके से लागू नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ पर स्वतंत्र व्यापार की मान्यता विकासशील देशों के लिए नहीं है। विकासशील देशों में सरकार की कंट्रोल होता है, सरकार की देखरेख में ही आयात निर्यात होता है। दूसरी बात, तुलनात्मक लागत का स्थैतिक स्वरूप, ये स्थिर मान चलता है कि यहाँ पर संसाधन स्थिर होते हैं, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर गतिशील रहता है। वितरण का पक्ष की उपेक्षा, तुलनात्मक लागत सिद्धांत केवल उत्पादन पक्ष पर जोर देता है, जबकि आय के वितरण और मांग पर ही बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। हम उत्पादन करे जाएंगे, भाई जब मांग ही नहीं तो खरीदेगा कौन? अविकसित देशों का असंतुलित विकास, जो अविकसित देश है, ये विकासशील देश है, वहां का जो उत्पादन का जो क्राइटेरिया होता है वो अलग अलग प्रकार से होता है। अविकसित देशों में पूर्ण रोजगार की गतिशीलता नहीं पाई जाती है। पूर्ण प्रतियोगिता की अनुपस्थिति होती है हमारे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर अभी उत्पादन चल ही रहता है और कई सारे सेक्टर में उत्पादन की संभावना बनी रहती है। अविकसित देशों में प्रतिकूल व्यापार शर्तें होती है। यहाँ पर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, गवर्नमेंट का बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, टैक्सेस बहुत ज़्यादा होता है। दीर्घकालीन उत्पादन लागतों का विचार पर ध्यान दिया जाता है, जबकि तुलनात्मक लागत अल्पकालीन विचार पर ध्यान देता है। तो यहाँ पर कई सारी बातें होती है जिसके कारण से ये अल्प विकसित या फिर भारत जैसे देशों में ये नियम लागू नहीं हो पाता है। ठीक है, इसी प्रकार से कुछ और भी सिद्धांत है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में, उसकी भी हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बस आपको क्या करना है, बने रहना है मेरे साथ। ठीक है, थैंक यू एंड बाय।